3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आखिर प्रशासन ने व्यापारियों को दी सख्त नियमों के अनुरूप सभी दुकानें खोलने की अनुमति। 6 इलाके छोड़कर कल से खोलेंगे क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के सभी बाजार। दुकानदारों को जिम्मेदारी से करना होगा नियमों का पालन। गत कुछ दिनों से क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में 11 व्यापारिक संगठनों और प्रशासन के दुकानें खोलने पर चल रही बातचीत के लंबे दौर के बाद इस समस्या का हल निकल ही आया। सभी व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने आज जिला पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ इस विषय को लेकर गंभीर मंत्रणा की, जिससे यह हल निकला कि जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों को दुकानें सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दे दी। अब मात्र शहर में कुछ चिन्हित 6 इलाके ही पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेंगे, बाकी सभी को जिला प्रशासन ने राहत प्रदान कर दी है। परंतु इस राहत के लिए दुकानदारों को कड़े नियम कायदों का पालन करना होगा। जो भी व्यापारी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर पुलिस मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात करके तुरंत कार्रवाई करेगी। कवंडसपुरा मार्केट एसोसिएशन के सचिव विजय नेचानी ने बताया कि 7 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन से दुकानदारों को यह सशर्त अनुमति मिली है, जिसके तहत दुकानदारों को पूरी तरह से नियमों की पालना करनी होगी, जिसमें दुकानों के आगे वाहन न खड़ा करना, दुकान के बाहर कोई भी सामान न रखना, केवल पार्किंग हेतु चिन्हित जगहों पर ही अपनी गाड़ी पार्क करना, बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान के अंदर प्रवेश न देना, खुद भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। हाँ भाई साहब बताइए, आज क्या दुकानों की सहमति बनी? सर, पिछले लॉकडाउन के अंतर्गत पिछले 70 दिनों से व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद पड़े थे। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कई गाइडलाइन जारी की गई थी। उस गाइडलाइन के अंदर इवन और इवन के रूप में दुकानें खोलने की बात चल रही थी, जिसमें व्यापारी गण सहमत नहीं था। सभी व्यापारी गण ने अपने प्रशासन अधिकारियों को लिखित में इसके लिए कहा और प्रशासन अधिकारी और व्यापारियों के बीच में सहमति बनी कि सभी दुकानों को खोला जाए, परंतु बहुत से नियम कड़े कायदे सख्त करते हुए उनकी पालना करवानी होगी, जिसके लिए जवाबदारी पदाधिकारियों की रहेगी। अगर किसी भी तरह की दुकानदारों के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उनके पदाधिकारी उस चीज़ के लिए जवाबदारी रहेंगे। अगर कोई दुकानदार पदाधिकारियों की बात नहीं मानता तो पदाधिकारी लिखित में वो शिकायत थाने पर देगा और थाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। इस तरह के बहुत से कड़े नियम जो कि हमारे विजय सांखला जी है साउथ डिप्टी, उनके साथ डिस्कस होके कलेक्टर थाना SHO सूरज बान जी के साथ डिस्कस हुए और सभी बाज़ारों ने सहमति जताई कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने दुकानदारों को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो दुकानदार अगर सामान अपना बाहर रखता है दुकान से? सर, इसमें सबसे पहली शर्त यही है कि दुकान के बाहर एक भी स्टूल नहीं होगा। दुकानदार दुकान के शटर के अंदर ही अपना कार्यभार करेंगे। दुकान का जो भी स्टाफ है उसको वो कम करेंगे। दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। इन सभी बातों का जो कि गाइडलाइन के अंदर है उन सब की पालना करनी होगी और ऐसा करने से हम लोगों को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। दुकान खोलना एक हमारी मजबूरी है क्योंकि उससे हमारे घर परिवार चलते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि ये जो बीमारी फैली है, महामारी फैली है, ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को ध्यान में रख के ही दूर किया जा सकता है। बाकी अगर प्रशासन ये कहे कि व्यापारी 6 महीने 8 महीने घर बैठ जाए, वो भी संभव नहीं है। तो व्यापार करना व्यापारियों की मजबूरी भी है, उसी से उनकी अर्थव्यवस्था बनती है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? पार्किंग हर क्षेत्र में जो छोटी छोटी पार्किंग हैं वो SHO साहब और डिप्टी साहब का ये कहना है कि वो मार्केट का सर्वे करेंगे और जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं हमारे एरियाज़ में वो पदाधिकारी उन्हें बताएंगे और उस हिसाब से वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अन्यथा दुकानदारों को अपने वाहन नहीं लाने होंगे और अपने बाज़ार में वो वाहन खड़े नहीं करेंगे। फिर चाहे वो स्टेशन की पार्किंग यूज़ करें, गांधी भवन पर पार्किंग यूज़ करें, कवंडसपुरा व्यापार पार्किंग यूज़ करें। हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पार्किंग हो सकती है। उन सभी मुद्दों पर चर्चा होने के बाद पिछले 7 दिनों की मुशक्कत के बाद आज ये निर्णय लिया गया। कल से दुकानें खोलेंगी? हाँ जी, कल से आज ये फॉर्मेलिटीज़ जमा होने के बाद कल से दुकानें खोली जाएगी। धन्यवाद। विजय निचानी, कवंडसपुरा सचिव, अजमेर। आज जो व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनसे हमने मीटिंग की, उनसे वार्तालाप की। जो भी हमारे पास गाइडलाइन आई थी उसके रिगार्डिंग हमने उनसे डिस्कशन किया। कुछ पॉइंट्स थे
जैसे कि वाहन कहाँ खड़ा करेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, ये पॉइंट्स हमने उन्हें बताए हैं और उन चीज़ों पर राज़ी हुए हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, नियमों की पालन करेंगे। कौन कौन सा एरिया खोल रहे हैं अभी सर? जो भी कर्फ्यू क्षेत्र का ऑर्डर आया था, कर्फ्यू हटने का जो ऑर्डर आया था, केसरगंज, कवंडसपुरा इत्यादि जो एरिया था, जो भी ऑर्डर में लिखा था, उन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि ये मार्केट एरिया है, पड़ाव, केसरगंज, कवंडसपुरा, तो ये एरिया खोलने के लिए ऑर्डर था। ये जो गाड़ियाँ इनकी खड़ी होगी उसके लिए पार्किंग बनाई जाएगी? इनकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी सर? जैसे कोई सामान लेने आता है, इनकी पार्किंग की व्यवस्था या दुकान के सामने रहेगी या कहीं बनाई जाएगी? पार्किंग बनाई जाएगी तो जैसी कोई अभी व्यवस्था है नहीं। दुकानदारों ने इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि वो दुकान के सामने अपने वाहन नहीं खड़ा करने देंगे। साथ ही साथ जो भी अभी जो पार्किंग उपलब्ध है वहाँ पर ये पार्किंग की कोशिश करेंगे कि इनकी भी वाहन पार्किंग में ही खड़े हों, और साथ ही साथ कस्टमर आए, कस्टमर को भी समझाइश करेंगे कि अपनी वाहन को पार्किंग में ही खड़ा करें। राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई जनहित याचिका। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में बंद हुए प्रदेश के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे आदि खुलवाने के लिए आज राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका पेश की गई। जनहित याचिका में व्यवसाय को बचाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें पुनः खुलवाने की अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसके सिंह ने बताया कि लगभग प्रदेश में करीब 6000 रेस्टोरेंट और कैफे पंजीकृत हैं। सरकार इन्हें भी कारोबार करने की अनुमति दे दे, क्योंकि जब अन्य छोटे मोटे सभी कारोबारों को अनुमति दे दी गई है, जब एविएशन इंडस्ट्री में कैंटीन्स को अनुमति दी गई है, तो यह भी इसी तरह का काम है और इन्हें भी सशर्त अनुमति प्रदान करने से इस व्यवसाय का नुकसान होने से बच जाएगा। किस तरह की आपने याचिका दायर की है? हाईकोर्ट में आज हमने एक PIL दायर की है, जिसमें राजस्थान भर में जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और बार्स हैं, उनको खोलने की याचिका लगाई है। क्योंकि सरकार ने जब हवाई यात्रा चालू कर दी और बाज़ार खोल दी, शराब की दुकान खोल दी, बीड़ी गुटखा खोल दिया, तो होटल इंडस्ट्री जो है वो एक एविएशन इंडस्ट्री के साथ साथ दोनों एक ही कॉइन के सिक्के इधर उधर के हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी और एविएशन। तो हमने सरकार से कहा है कि यदि आप पूरा सैनिटाइजेशन और मास्क और थर्मामीटर गन से सबका देख के, और यदि इसमें इन लोगों को सुविधा दी जाए, तो आने वाले टाइम में होटल इंडस्ट्री राजस्थान में बर्बाद नहीं होगी। टिड्डी दल को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही है तैयारियां। अफ्रीका और पाकिस्तान से टिड्डी दल जून तक आएगा राजस्थान। कृषि विभाग उप निदेशक वीके शर्मा ने दी जानकारी। अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की ओर से टिड्डी दल जून माह में राजस्थान में प्रवेश करेगा। इस टिड्डी दल को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यह कहना है कृषि विभाग के उप निदेशक वीके शर्मा का। शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग ने टिड्डी दल से निपटने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। जिला और तहसील स्तर पर ट्रेनर तैयार करवाए गए हैं, जो किसानों के बीच जाकर उन्हें टिड्डी दल से फसलों का बचाव करने का प्रशिक्षण देंगे, जिससे अधिक नुकसान नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले टिड्डी दल सन 93 में राजस्थान व देश के अन्य राज्यों में आया था। इसके बाद वर्ष 2020 में ही टिड्डी दल ने यह धावा बोला है। इसके कारण हुए नुकसान के लिए सरकार की ओर से गिरदावरी करवाई जा रही है और किसानों को इसका मुआवजा प्रदान किया जाएगा। शर्मा ने अजमेर को लेकर यह कहा कि अजमेर में फल और सब्जियां अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। इसके कारण इन्हें बचाने के लिए अलग अलग टीमें तैयार कर दी गई है। दिन में किसी भी सूरत में टिड्डी दल यहां नहीं रुके, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं रात्रि में इन्हें भगाने के लिए विभाग की ओर से टीमें भी मुस्तैद कर दी गई हैं। वार्निंग के मद्देनज़र अब जिला स्तर पर इसकी पूरी प्रिपेयर्डनेस जो है एक कार्य योजना बनाई गई है और उसके तहत हमने ये माना है कि आने वाले जून के अंदर हमको इससे युद्ध स्तर पर इससे निपटने की आवश्यकता होगी। और उस एक्शन प्लान के तहत जो है हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं और इसके अलावा प्रत्येक तहसील पे भी 41 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो उस क्षेत्र के अंदर निरंतर जो है फार्मर्स को अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जानकारी देंगे, ट्रेन करेंगे लोगों को।
इसके अलावा हमने जिला स्तर पर 2-2 सर्वे टीम जो है प्रत्येक तहसील के ऊपर 2-2 सर्वे दल बनाए हैं और जिला स्तर पे 4 कंट्रोल टीम जो है लोकस कंट्रोल टीम जो है वो गठित की गई हैं और ज़िले के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं लोकस कंट्रोल के लिए उनकी एक इन्वेंट्री भी तैयार की गई है। उस इन्वेंट्री के आधार पर हमने पाया कि लगभग ज़िले के अंदर 713 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स इनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है ताकि उनका जब कभी आवश्यकता हो, जिस एरिया के अंदर टिड्डी इन्फेस्ट होती है वहाँ पर हम उस एरिया के जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ। जहाँ तक पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी का सवाल है, हमारी जो क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ और जो प्राइवेट डीलर्स हैं सभी के पास में सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर टिड्डी को मारने के लिए जो एसेंशियल पेस्टिसाइड्स हैं वो सभी अच्छी तादाद के अंदर अवेलेबल हैं। और ज़िले में अब एक नया नवाचार ये किया गया है कि हमने आज से ही जो है टिड्डी जागरूकता अभियान जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रारंभ किया है। ये दिनांक 26, 27, 28 को निरंतर रहेगा और इसमें हमने कृषि पर्यवेक्षकों को ये आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी प्रगतिशील कृषक हैं या जागरूक कृषक हैं या मित्र कृषक हैं उन सबको उसके अंदर जो है उनके साथ में वो एक गोष्ठी करें और गोष्ठी करके उसके अंदर जो है उनको जानकारी प्रदान करें कि टिड्डी कहाँ से आती है, टिड्डी का उसकी लाइफ साइकिल क्या है, टिड्डी का नुकसान किस प्रकार से करती है और टिड्डी को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि इसमें ये किसानों की, ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की, ग्रामीणों की सबकी सक्रिय भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। तब जाकर हम इसको एक टीम के रूप में जो है हम इसको प्रभावी तरीके से हम इस पर रोक लगा पाते हैं, इसको नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये टिड्डी जागरूकता अभियान जो है अजमेर ज़िले के अंदर प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी सभी कृषि पर्यवेक्षकों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केंद्र जो संचालित होते हैं उसका पूरा फोकस जो है वो टिड्डी प्रशिक्षण के बारे में ही किसानों को रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो प्रयास हैं जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी और उनको ये समझाइश भी की जाएगी कि दिन के समय आप टिड्डियों को जो है अपने यहाँ बैठने ना दें, उनको उड़ाने का निरंतर प्रयास करते रहें और शाम के समय यदि वो अपना पड़ाव वहाँ पर डाल देती है तो तुरंत जो है फीडबैक दे के ताकि हम उसके नियंत्रण की कार्रवाई कर सकें। अभी जो फसलें हैं क्षेत्र के अंदर वो मोटे तौर पर कुछ सब्जियां हैं और कुछ रिच का है। अभी अजमेर ज़िले के अंदर जो है वो जायद के अंदर आमतौर पे चूँकि सिंचित क्षेत्र कम है हमारा, इसलिए यहाँ पर फसलें कम रह पाती हैं, परंतु सब्जियां और फल ज़रूर हमारे यहाँ पर हैं पुष्कर एरिया के अंदर। तो उस पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है कि इस क्षेत्र के अंदर नुकसान ना हो। सरकार ने भी जो है गिरदावरी प्रारंभ करने के आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जो है नीचे प्रसारित कर दिए गए हैं। तो प्रयास है कि अब तक हम लोगों ने अजमेर ज़िले के अंदर लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर 1037 लीटर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके और टिड्डियों को जो है वो यहाँ पर प्रभावी रूप से हमने उनको नियंत्रित किया है और कोशिश की है कि हमारी जो भी फसल हरियाली है उसको नष्ट होने से हम बचा सकें। वार्ड नंबर 23 हरिओम कॉलोनी में राशन के लिए क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंच रहा राशन, कार्रवाई न होने पर दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अजमेर दक्षिण की हरिओम कॉलोनी में राशन की दुकान न होने से क्षेत्रवासी परेशान। कॉलोनी के सचिव सागर मीणा ने बताया कि 3 जगहों का राशन एक ही दुकान पर मिल रहा है। फकीरा खेड़ा, हरिओम कॉलोनी, रामगंज हेतु एक ही दुकान है जिसमें 3 जगहों का राशन बांटा जा रहा है। जहां सुबह अगर आदमी 7 बजे जाता है तो 1 बजे तक लाइन में खड़ा होने के बावजूद नंबर नहीं आता। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जहाँ सरकार की मंशा है कोई आदमी भूखा ना सोए, वहीं कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। क्षेत्र के लोग राशन के लिए काफ़ी लंबे रामगंज जो कंजर बस्ती है वहाँ पर लोग जा रहे हैं और जबकि राशन की दुकान हर वार्ड में होनी चाहिए। 3 जगह का राशन डीलर एक जगह दे रहा है। BLO आज तक इस क्षेत्र में आया नहीं कि लोगों का सर्वे हुआ नहीं कि किस वजह से आखिर वो राशन मिल रहा है, हमें पता नहीं चला। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि सुबह 7 बजे अगर लाइन में लगते हैं तो रात को 1 बजे तक नंबर आता है। दिन में 1 बजे तक नंबर आ रहा है। राशन डीलर कभी भी अपनी जानकारी नहीं बताता, जबकि उसका नियम ये कहता है कि राशन की दुकान हर वार्ड में होनी चाहिए, लेकिन हमारे वार्ड में राशन की दुकान है। इससे हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, आक्रोश है। आज हमने सरकार की मंशा है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे।
और कोई भी आदमी भूखा ना सोए। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशानी होना करना। यदि जल्द से जल्द हमारे यहाँ राशन की दुकान नहीं खुलती तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। सागर में मतलब कहाँ पे दुकान खोल रखी है और कितने कॉलोनियाँ, कितने क्षेत्र वहाँ पर उस दुकान में? राशन की दुकान रामगंज में खोल रखी है और राशन डीलर 3 जगहों का राशन एक जगह से बाहर। आपके फकीरा खेड़ा, ये वार्ड नंबर 23 पूरा, और रामगंज कंजर बस्ती, वो 3 जगहों का अपना किराया बचाने के लिए एक ही दुकान में 3 जगहों का राशन बेचा। तो सारे लोग एक जगह जाते हैं तो नंबर आ नहीं पाता, इसलिए लोग सुबह अगर 7 बजे आदमी जाता तो 1 बजे तक उसका नंबर आ रहा है दिन में। दुकान यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। सागर मीणा, सचिव हरिओम कॉलोनी। किस तरह की परेशानी आ रही है आपको राशन की? कोई राशन मिल नहीं रहा है, हम कहाँ के भी हो, इधर कोई राशन वगैरह मिल नहीं रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। इधर कोई भी राशन की कोई सुविधा नहीं है। इंसान कहाँ का भी हो, किधर भी रहता है, उधर सुविधा तो करनी चाहिए ना। इन सरकार कह रही है कि कहीं भूखा मत रहो, पर इंसान भूखे सो रहे हैं। हमारे को कहीं से भी राशन की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कहाँ लेने जाना पड़ता है आपको राशन? राशन मिल ही नहीं रहा है, कहीं लेके जाना। कितनी दूर जाना पड़ता है आपको राशन लेने में? जैसे 5-4 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? रामगंज में है? रामगंज में है। और आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर इधर ही पड़ता है। कितने बजे निकलना पड़ता है सुबह आपको? सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है, 1-2 बज जाती है हमको वापिस आते आते। घर पे खाना के भी ठिकाना नहीं होते हमको, राशन नहीं मिलता है और कोई सुविधा नहीं है इधर। हाँ हाँ, और सरकार बोलती है कि कोई भूखा ना सो पे, इधर कोई सुविधा नहीं, कोई सुनाई करता ही नहीं। इधर कितने इंसान भूखे सो रहे हैं, कहते हैं आपका राशन उधर का है, आप उधर जाओ, उधर का है राशन, किधर जाए इंसान? आपका नाम? नर्मदा। देखो मैंने राशन बिल्कुल भी नहीं लिया, 5 साल होगी, नहीं दे रहा, नहीं कोई कह रहा। जावा तो क्या आपको मिलता ही नहीं है क्या? फिर क्या करें? हाँ बनवा, 5 साल होगी। जाते हैं तो क्या कहते हैं? जाता क्या आपको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करें? फिर आ गया घर पे, और क्या करें? जाना पड़ता है राशन लेने? जाना तो पड़े, वो तो रामगंज में मिलता है, पर वो देता ही नहीं है ना। क्या आपको नहीं मिलेगा? घंटों लाइन में खड़ा भी रहे, पर देता ही नहीं है, मना कर दिया कि आपको मिले ही नहीं। तो इस पे घर में सामान है फिर आपके? सामान कहाँ से आवे, फिर राशन ही नहीं मिले तो अब यार तो वो लाग रही है ना, मजदूरी कहाँ पर जाते? कोई मजदूरी नहीं है, कहाँ पर जाते? आपका नाम बताओ। लॉकडाउन ने तोड़ी कुम्हारों की कमर। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है मिट्टी के बर्तन वाला वर्ग। 25 से 30 परिवारों की चलती है रोजी रोटी। गर्मी शुरू होने से 1 माह पहले ही कुम्हार मटकों का व्यवसाय कार्य शुरू कर देते हैं। वहीं मार्च के अंत तक की अगर बात की जाए, होली के बाद से ही लाल मटकों की बिक्री तेजी से शुरू हो जाती है, जो जुलाई तक चलती है। लेकिन इस बार देश भर में कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इसके चलते मांगलिक कार्यों के साथ भी कई कार्य ठप हो गए हैं। अब ऐसे में कुम्हार व्यवसाय पर काफी असर पड़ा है। कुम्हारों का मुख्य धंधा मिट्टी के बर्तन बनाकर उसमें बिक्री करना है, तो वहीं गर्मी के दिनों में ठंडा पानी के लिए लाल मटकों की मांग अधिक तौर पर रहती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते पूरे व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। बाजार तो खोल दिए गए हैं, लेकिन माल की बिक्री अब भी नहीं हो पा रही है। कुम्हार व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि अब तो रोजी रोटी पर भी संकट के बादल आ चुके हैं, क्योंकि घरों में काफी माल रखा है जिसकी अब बिक्री काफी मुश्किल से होगी। अब ऐसे में नुकसान के साथ साथ माल भी खराब होने लगा। मजदूरी कर रहे चेतराम ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह से कार्य ठप हो चुका है। जहां 2 से 3 दिन फिर से काम शुरू किया गया है, लेकिन माल की खपत अब नहीं हो पा रही है। अजमेर की जादूगर कॉलोनी में बने कुम्हार मोहल्ले में मिट्टी को आकार देने वाले वर्ग को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जिस तरह से गर्मी का सीजन अब पूरी तरह से खत्म होने लगा, तो वहीं मिट्टी के बर्तनों की आवक भी कम हो चुकी है। ना तो बाजार में माल की खपत उस प्रकार हो पा रही है जिस तरह से पहले होती थी, और आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति लग रही है कि दुकानदारों से ज्यादा माल लेने के लिए भी मना कर दिया है। वहीं कुम्हार वर्ग का इस लॉकडाउन के चलते 70 से 80 हजार का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के अंदर हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है भाई साहब कि हम रोड पे आ गए हैं, क्योंकि इस बार जो हमारा लस्सी का मार्केट था पूरा ख़त्म हो गया है, और मटके का जो हमारा सीज़न चलता था होली के बाद में हमने इतना स्टॉक रखते थे कि हमारा वो बारिश तक पूरा माल निकल जाता था। लेकिन इस बार ये स्थिति है कि हमारी छतों पे इतने मटके पड़े हुए हैं, वो लगभग ये मानो कि टूटने के कगार पे है, क्योंकि 10 दिन बाद जब बारिश स्टार्ट होगी और आंधी आएगी तो ना तो उसके ऊपर छत है ना कुछ भी है, तो एक आंधी के अंदर पूरा मटके यूँ ही बिखर जाएंगे। और मतलब हमारी जो जमा पूंजी थी वो भी हम मतलब जेब से लगाने बाद में और कर्जे में डूब गए। बड़ी ख़राब स्थिति माने, आने वाला टाइम हमारा और ख़राब है।
अनुमान हमारा कम से कम 1 लाख के आसपास का नुकसान हो चुका है। करीब हमारे 60 से 70 हज़ार के तो मटके जमे हुए हैं और अभी लगभग मैंने 5-7 दिन से काम चालू करा है और ये भी सिर्फ जमाने के हिसाब से जमा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी दुकानदारों ने सबों ने मना कर दिया, भैया लस्सी का मार्केट चल नहीं रहा है और माल लाने की ज़रूरत नहीं। दीपावली तक बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। आपको क्या लगता है बिजली में पट्टी लाइफ वापस आएगी आपकी? जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम 10 साल पीछे हो गए, वही स्थिति हमारी मान के चलो। मतलब हमारे पास 2 साल तक का माल स्टॉक रहा, वो जब 2 साल बिकेगा उसके बाद में नया काम चालू करने की हम सोचेंगे। गोपाल प्रजापति। मेरा नाम चैतराम है सर। अच्छा, लॉकडाउन के चलते किस तरह की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है? स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी और लॉकडाउन लगने से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और मार्केट थोड़ा धीमा है, ये सब के। कितने परिवारों की रोजी रोटी चल रही है इस काम से? इस काम से साहब 20-25 घर की रोजी चलती थी, वो रोजी बंद हो गई है। 3 दिन से काम चालू हुआ है ये सब। अच्छा, गर्मी का पूरा सीजन निकल चुका है, जिस तरह से कुल्हड़ वगैरह बनाते थे सब अब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है सब। गर्मी में कुल्हड़ मटके बेचते थे, बिल्कुल नहीं बिक रहे साहब। क्या ये सब है क्या? ठीक है, नाम बताया? नाम चैतराम मेरा। अजमेर में नर्सिंग कर्मियों का काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन जारी। गांधीवाद तरीके से चल रहा है विरोध प्रदर्शन। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर गांधीवाद तरीके से सरकार के आगे नर्सिंग कर्मियों द्वारा 4 मांगे प्रमुख रखी गई। केंद्र के पद नाम जो इनके 2018 चयनित नर्सिंग भर्ती आई थी, जिनकी ज्वाइनिंग ऑफ डेट 29 अप्रैल की जाए। NHM RHM को 26,500 और ANM को 18,500 विनियमित। कोरोना महामारी को देखते आज एक दिन का उपवास रखकर ड्यूटी की गई, लेकिन हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते रहेंगे। इसके बाद भी डॉक्टर रघु शर्मा समस्या का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर जल्द ही समस्या का संज्ञान नहीं लिया गया तो आगामी रणनीति के तहत प्रदेश लेवल पर तैयारी करेंगे। यदि उसके बाद कोई उग्र आंदोलन होता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आज आप उपवास पर हैं? आज हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम जी मीणा के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से जो हम आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करे। हमारी 4 मांगे प्रमुख रखी गई है। केंद्र के समाप्त पदनाम जो हमारी 2018 चयनित भर्ती आई, नर्सेज भर्ती आई थी, उसकी ज्वाइनिंग ऑफ डेट 29 अप्रैल की जाए। NHM और RHM जो JNM है उनके 28,500, 26,500 और NHM की ANM की 18,500 की जाए और पदोन्नति समय पर होनी चाहिए। कोविड महामारी को देखते हुए हम आज एक दिन का उपवास रखकर भूखे रहते हुए फिर भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं। उसके बाद में भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब हमारी नर्सेज की समस्याओं के ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अगर इनके ऊपर कोई समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार, तो हम आगे की रणनीति प्रदेश लेवल पर मीटिंग कर तैयार करेंगे और उसकी अगर आंदोलन होता तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार होगा। आत्माराम मीणा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। अजमेर में केसरगंज गोल चक्कर व्यापारियों की दुकानों पर किया गया सैनिटाइजर। लॉकडाउन के बाद खुलने लगी दुकानें। वहीं पूर्व पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज केसरगंज गोल चक्कर पर दुकानें खुली। कोरोना महामारी के चलते अजमेर के केसरगंज गोल चक्कर व्यापारियों की दुकानों पर कराया गया सैनिटाइजर। लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलने लगी। वहीं पूर्व पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज केसरगंज गोल चक्कर पर दुकानें खुलने के बाद नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजर किया गया। किस तरह से आपके यहाँ का आज मार्केट खुला है, कैसे सैनिटाइज करा हुआ? देखिए, कोरोना महामारी जिस तरह संक्रमित हो रही थी उस चीज़ को देखते हुए आज ये लॉकडाउन भी चल रहा है और कर्फ्यू एरिया भी था। व्यापारी भाई बड़े ही परेशान हो रहे थे। आम जनता को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा था। इस चीज़ को लेकर कल प्रशासन के पास सभी लोग गए थे। प्रशासन ने जिम्मेदारी यहाँ के क्लॉक टावर जो CI साहब है उनको दे दी गई है कि वो उनसे बात कर और अपना मार्केट खोल लें। जो नियमों की पालना है उस चीज़ को लेके एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म फिल करा व्यापारियों ने। और आज मार्केट में जो दुकानें काफ़ी समय से बंद थी उनको खुलवाने के पहले मैंने सारी दुकानों को सैनिटाइज़ करा दिया है, जो कि नगर निगम से गाड़ी मंगवाकर उसमें दवाई डलवाकर सैनिटाइज़ कराए ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमित ना हो। और उसके साथ ही जो माननीय देवनाथ जी के द्वारा हमको मशीन दी गई थी, वो भी मैंने छोटी दुकानें जो अंदर तक नहीं जा पा रही उनके द्वारा भी मैंने उस मशीन से यहाँ पर सैनिटाइज़ करवा दिया गया है।
और इसके साथ अपील भी करना चाहती हूँ जनता से कि आप व्यापारियों का साथ दें। जहाँ भी मार्केट में आप सामान लेने जाएं तो अपना मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज करके जाएं और व्यापारियों में जो गोले बनाए गए हैं वहाँ पर दुकानों पे उन गोलों में ही खड़े हो। अगर आप इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है इस महामारी से आपको जूझना पड़ जाए। इसलिए हमको उनका सहयोग करने के लिए और अपने सहयोग के लिए इस चीज़ की पालना करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का बहुत ध्यान रखा जाए ताकि हमें वापस से कभी मार्केट बंद करने की नौबत ना है। भारती श्रीवास्तव, भाजपा शहर जिला मंत्री। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.in.com। सच के साथ।